हेलो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने क्लास सिक्स के एनसीईआरटीज़ पढ़ी थी और उसके 2 चैप्टर्स पढ़े थे। तो हमारा वीडियो थोड़ा सा रह गया था। ये है पार्ट 2 क्लास 8 का चैप्टर 7 अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन। तो मार्जिनलाइजेशन होता क्या है? कुछ ऐसे लोगों का ग्रुप और कम्युनिटी जिसे हमने सोसाइटी का पार्ट नहीं माना है बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंट लैंग्वेजेस, कस्टम्स और रिलीजन। ये अपने आप को इसलिए भी मार्जिनलाइज्ड फील करते हैं क्योंकि ये पुअर है और इन्हें ऐसा कंसिडर किया जाता है जैसे ये इनका लो सोशल स्टेटस है और उन्हें ऐसा देखा जाता है कि ये ह्यूमन से कम है। हमारा ये डिफरेंस और एक्सक्लूजन उन तक वो रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटी नहीं पहुंचा पाता जो उनका राइट है। इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स एक साथ काम करते हैं वो सर्टन ग्रुप्स और सोसाइटी को मार्जिनलाइज्ड फील कराने में। फिर आता है कम्युनिटीज़ एंड मार्जिनलाइजेशन। आदिवासी द टर्म लिटरली मीन्स ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स। ऐसी कम्युनिटी तो जो जंगल में रहती है वही अपनी लाइफ कंटिन्यू करती है। 8% जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो आदिवासी है एंड बहुत सारी जो हमारी इंपॉर्टेंट माइनिंग एंड इंडस्ट्रियल सेंटर्स है इंडिया के वो आदिवासी के एरिया में लोकेटेड है, लाइक जमशेदपुर, रौकेला, बोकारो, भिलाई एंड अमॉन्ग अदर्स। आदिवासी की अपनी एक अलग लैंग्वेज है। उन्हें इसलिए भी मार्जिनलाइज कंसिडर किया जाता है क्योंकि हमने अपने माइंड में उनकी एक स्पेसिफिक इमेज बना ली है, लाइक वियरिंग स्पेसिफिक क्लोथ्स, लिविंग इन फॉरेस्ट एक्सेट्रा। मतलब हर समय डांस करते रहना, मतलब उनकी एक ऐसी इमेज कि वो पत्ते पहने हैं, उन्हें हेडगियर है और वो डांस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। इसके अलावा आदिवासी एक होमोजीनियस पॉपुलेशन नहीं है। देयर आर टोटल 500 डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ आदिवासीज ओवर द इंडिया इन स्टेट लाइक छत्तीसगढ़, झारखंड, एमपी, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान एक्सेट्रा एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी। ये लोग बहुत डिफरेंट इसलिए भी है क्योंकि इनमें बहुत कम हायरार्की है। जहाँ लोग जाति वर्ण सिस्टम फॉलो करते हैं वहाँ ये लोग मिलजुल कर रहते हैं और जहाँ हमारे ऊपर किंग रूल करते थे वहाँ ये लोग एकदम अलग अलग रहते थे। इनका कोई किंग नहीं था, इसलिए भी ये डिफरेंट है। इनकी जो रिलीजियस प्रैक्टिस है वो हमारे इस्लाम, हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी से भी डिफरेंट है। ये अपने एंसेस्टर्स यानी पूर्वजों की वर्शिप करते थे, अपने विलेज, अपने नेचर की वर्शिप करते थे। एडिशनली ये अपने सराउंडिंग रिलीजन से भी इन्फ्लुएंस हुए, जैसे शक्ता, बुद्धिस्ट, वैष्णव, भक्ति, क्रिश्चियनिटी। एंड 19th सेंचुरी के आसपास काफ़ी आदिवासी कन्वर्ट हुए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रिलीजियन का आज की मॉडर्न हिस्ट्री में। फिर आता है आदिवासीज एंड स्टीरियोटाइपिंग। हमने इन्हें एक पर्टिकुलर इमेज में एक पर्टिकुलर तरीके से बांध दिया है। लाइक अगर हमारे स्कूल फंक्शन होते हैं, कोई इवेंट होता है या कोई मूवी होती है तो हमें इनका रोल ऐसा दिखता है जैसे इन्होंने पत्ते पहने हुए हैं, कलरफुल कॉस्ट्यूम्स है, हेड गियर है, डांस करते हुए दिखाई देते हैं एक्सेट्रा। बिसाइड्स दिस वी सीम टू नो वेरी लिटिल रियलिटी अबाउट देयर लाइफ। आदिवासीज को ब्लेम किया जाता है उनके लैक ऑफ एडवांसमेंट के लिए, पर वो अपने नेचर से कनेक्ट रहना चाहते हैं, चेंज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, न्यू आइडियाज़, न्यू वे को फॉलो नहीं करते, इसलिए भी वो मार्जिनलाइज्ड है। According to 2011 census, Muslims are 14.2% of India's population and are considered to be marginalized community in India। क्योंकि अगर इनका कंपैरिजन देखा जाए दूसरी कम्युनिटी से तो ये जो बेनिफिट्स थे सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के उससे कहीं ना कहीं पिछड़ गए थे, उन तक ये बेनिफिट्स नहीं पहुंच पा रहे थे। और ये मार्जिनलाइज्ड इसलिए भी है क्योंकि हमने इन्हें भी आइडेंटिफाई करने के लिए एक पर्टिकुलर इमेज बना ली है अपने माइंड में, लाइक वियरिंग बुरखा, फैज, लॉन्ग बियर्ड एक्सेट्रा। सम पीपल थिंक दे आर नॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस। एक एग्जाम्पल हमें 7th के एनसीईआरटी में मिलता है कि हाउ अंसारीज वर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू रेंट अ हाउस। मतलब 7th के एनसीईआरटी में ये एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एक फैमिली होती है अंसारीज, वो अब उन्हें रेंट के लिए एक हाउस चाहिए होता है, लेकिन उन्हें कोई देता नहीं है। जैसे वो अपना नाम बताते हैं तो सब उन्हें रेंट के लिए मना कर देते हैं। तो ये जो हमारा सोशल मार्जिनलाइजेशन है, उन्हें माइग्रेट करने का मतलब हम उन्हें माइग्रेट जो करते हैं कभी कभी ये हमारा प्रेजुडिस लीड करता है हेट्रेड और वायलेंस को बढ़ावा देने में। तो ये था हमारा चैप्टर अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन, चैप्टर 7 क्लास 8 का। अब बढ़ते हैं चैप्टर 8 की तरफ। लास्ट चैप्टर में हमने 2 डिफरेंट ग्रुप्स के बारे में पढ़ा, उनके डिस्क्रिमिनेशन और इनइक्वालिटीज़ के एक्सपीरियंस देखे। अब हम पढ़ेंगे उनके स्ट्रगल के बारे में। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कैसे उन मार्जिनल ग्रुप्स को इन्वोक किया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स ने सोसाइटी को डेमोक्रेटिक बना दिया। ये सब हुआ फंडामेंटल राइट्स की वजह से जो हर इंडियन के पास इक्वली है। मार्जिनलाइज्ड लोगों ने फोर्स किया गवर्नमेंट को कि जो इनजस्टिस उनके साथ हो रहा था उस पर ध्यान दिया जाए। फिर गवर्नमेंट ने कुछ लॉज इन्फोर्स कराए, जैसे इस बुक में हमें दिए कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, जैसे आर्टिकल 17 एंड आर्टिकल 15। तो आर्टिकल 17 ये कहता है कि अनटचेबिलिटी अबॉलिश की जाए, मतलब अनटचेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई अनटचेबिलिटी करते हुए दिख गया, अछूत को मानते हुए दिख गया, या किसी ने इस बेसिस पर कि वो लो कम्युनिटीज़ है या जैसे माना जाता है कि SC/ST लो होते हैं, तो अगर कोई भी ये डिस्क्रिमिनेशन करते हुए दिख गया तो ये पनिशेबल होगा। और ऐसे ही आर्टिकल 15 कि कोई भी नो सिटीजन ऑफ इंडिया शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, ये हुआ। फिर जिससे दलित और जो अदर माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ थी, अदर माइनॉरिटीज़ ग्रुप्स थे, वो इन्वोक हुए। मतलब उन्हें थोड़ा सा बढ़ावा दिया गया कि अगर कोई भी ऐसा डिस्क्रिमिनेशन उन पर करते हुए दिखता है तो उनके पास ये राइट्स है कि वो कंप्लेन कर सकते हैं। जहाँ भी उन्हें बैडली ट्रीट किया जाता है, उन्हें ऐसा फील होता है ना, चाहे वो कोई भी इंडिविजुअल हो, कोई भी कम्युनिटी हो या फिर वो गवर्नमेंट ही क्यों ना हो, तो वो सबके ऊपर केस कर सकते हैं।
In case of cultural and educational rights, distinct cultural and religious groups like Muslims and Parsis, सबको अधिकार है उनके कल्चर फॉलो करने का, as well as the right to make decisions on how the best content is to be preserved. So the constitution, मतलब ट्राई किया गया, जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो ये ट्राई किया गया कि कल्चर जस्टिस सबके साथ हो, मतलब किसी के साथ भेदभाव ना हो. फिर कुछ लॉज बनाए गए मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी के लिए, उनके सोशल जस्टिस के लिए. सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ लॉज, कुछ पॉलिसीज़ बनाई. एग्जाम्पल के लिए जैसे हम देखते हैं कि सब्सिडाइज्ड हॉस्टल्स फॉर दलित्स एंड आदिवासी स्टूडेंट्स, ठीक है. फिर रिजर्वेशन पॉलिसीज़ फॉर एजुकेशन एंड गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट. अब फिर दलित और आदिवासीज़ के लॉज को भी तो प्रोटेक्ट करना था. तो जैसे जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ थी उनका जो बहिष्करण होता था, सोशल एक्सक्लूजन होता था, सोशल बॉयकॉट होता था, जैसे मंदिरों में जाने नहीं दिया जाता था, एक कुएं से पानी नहीं लेने दिया जाता था. तो इन सब के अगेंस्ट, इस एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट कुछ स्पेसिफिक लॉज बना दिए गए, जैसे द शेड्यूल्ड कास्ट एंड द शेड्यूल्ड ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट 1989. तो इस एक्ट के चलते प्रोटेक्शन तो मिला ही है, पर गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई भी किया कि अच्छा ये क्राइम हो रहे हैं आपके साथ में. तो गवर्नमेंट ने सबसे पहले मोड्स ऑफ ह्यूमिलेशन को आइडेंटिफाई किया. मतलब दलित जो बोल रहे थे कि हमारे साथ इनह्यूमन बिहेवियर हो रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, हमें ये नहीं होना चाहिए, हमें वो नहीं होना चाहिए. तो गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया कि हाँ, इस तरह के ह्यूमिलेशन तो होना ही नहीं चाहिए. तो इसके बाद गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट लॉ बना दिया गया कि जो भी ह्यूमन डिग्निटी के अगेंस्ट अगर कोई क्राइम करता है, उनके साथ ऐसा बिहेवियर करता है, तो उन्हें पनिशेबल, ये एक पनिशेबल ऑफेंस होगा. जैसे पहले ऐसा होता था कि दलित, ये जो माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी थी, इनकी डिग्निटी पर सवाल आ जाता था. लाइक कि इन्हें यूरिन, इनके ऊपर यूरिन किया जा रहा है, इन्हें ऐसे मतलब वो पिलाया जा रहा है, तो ये एक कोई खाने पीने की चीज़ तो है नहीं. तो इस तरह का उनके साथ जो बिहेवियर होता था, उन्हें एकदम फिजिकली और हॉरिफिक तरीके से बहुत ज़्यादा उन्हें प्रताड़ित किया जाता था. तो ये सब क्राइम है. इसके बाद ये जो 1989 का जो एक्ट आया, इसके बाद ही दलित्स के लिए गवर्नमेंट ने इस क्राइम को स्ट्रिक्टली लिया. अब आता है मैनुअल स्कैवेंजिंग. मैनुअल स्कैवेंजिंग होता क्या है? जैसे आपने देखा होगा कि रूरल एरियाज़ में जो ह्यूमन और एनिमल्स का एक्सक्रीट होता है, उनका जो वेस्ट मटेरियल होता है, वो साफ़ करने के लिए साफ़ करने का काम एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को दे दिया जाता है कि ये यहाँ से ये सब साफ़ करेंगे, अपने हेड पर रख कर ले जाएंगे. ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यहाँ से ये साफ़ सफाई उन्हें करना है. और इसी वजह से उनकी कम्युनिटी को क्लासीफाई किया जाता है, उन्हें अनटचेबल कहा जाता है. देखो, काम कोई भी गलत नहीं है, पर जिस तरह से आप काम करा रहे हो वो गलत है. इससे लोगों की जान भी जाती है, बीमारियाँ होती है. और आप रिसोर्सेज है, टेक्नोलॉजी है, उनका इस्तेमाल कराओ, ठीक है, पर आप ह्यूमन से ये काम करा रहे हो और ऊपर से उन्हें लिमिट कर दे रहे हो, उनकी कम्युनिटी पर लिमिट कर दे रहे हो कि सिर्फ यही कम्युनिटी काम करेगी, तो ये गलत है. या इसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया. चलिए देखते हैं इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया. गवर्नमेंट ने कुछ लॉज बनाए इनके लिए. तो 1993 में गवर्नमेंट ने इसे आइडेंटिफाई किया और इसे प्रोहिबिट किया कि अब कोई ह्यूमन ये काम नहीं करेगा. ये काम अब टेक्नोलॉजी के थ्रू होगा, बट फिर भी लोगों का माइंडसेट तो एकदम से नहीं बदलता ना. तो लोगों ने फिर भी उन्हें अनटचेबल की नज़रों से ही देखेंगे. तो गवर्नमेंट ने ये किया कि जैसे अगर वो साउथ इंडिया में रहते हैं तो उन्हें नॉर्थ इंडिया में सेटल कर दिया जाए, ताकि अगर वो नई जगह पर रहेंगे तो उनकी जो डिग्निटी है, जो उनकी रिस्पेक्ट है, वो उन्हें फिर से मिल जाएगी. अगर वो वहीं रहेंगे जहाँ वो रहते थे, भले वो काम नहीं करेंगे, लेकिन लोग तो उन्हें अनटचेबल ही समझेंगे, है ना. तो ये एकदम से 1993 में नहीं हुआ, एकदम से ये नहीं हुआ. ये 2013 में गवर्नमेंट ने इस पर पूरा ध्यान दिया, इसके लिए फंड्स लगाए, तो कि अब इसे रोकना ही है. तो मैनुअल स्कैवेंजर्स का काम तब जाकर अब थोड़ा कम हुआ है. तो ये था हमारा चैप्टर कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन. अब इसके बाद हम पढ़ेंगे पब्लिक फैसिलिटीज़ और फिर क्लास 9th का चैप्टर 1 व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी. तो अभी इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम ये 2 चैप्टर करेंगे और फिर उसके बाद बस लास्ट के 3 चैप्टर बचेंगे क्लास 10th के. तो हमारा जो डेमोक्रेसी टॉपिक था वो ख़त्म हो जाएगा. तो थैंक यू.